हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और इस लॉकडाउन पीरियड में घर पे बैठ के पढ़ाई का आनंद ले रहे होंगे। पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोग पी ब्लॉक्स एलिमेंट के अंतर्गत नोबेल गैस के केमिकल प्रॉपर्टीज़ और इनके यूजेज का अध्ययन किए थे और इसमें देखे थे कि जेनन अपने विभिन्न यौगिकों का निर्माण करता है, अपने फ्लोराइड, ऑक्साइड, ऑक्सीफ्लोराइड का निर्माण करता है। तो इसके शेप और इसमें जेनन की हाइब्रिडाइजेशन को देखना था, जो बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है। इससे हमेशा बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मेरे मस्तिष्क में एक बात आया कि क्यों नहीं आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालने से संबंधित किसी भी कोवैलेंट मॉलिक्यूल या स्पीशीज की ज्योमेट्री और उसके शेप निर्धारित करने से संबंधित एक कंप्लीट वीडियो लेक्चर प्रोवाइड कर दिया जाए कि कहीं भी आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, किसी भी चैप्टर का अध्ययन कर रहे हो, वहां यदि हाइब्रिडाइजेशन से संबंधित प्रश्न पूछा जाए, शेप निकालने से संबंधित प्रश्न पूछा जाए तो आपसे गलती नहीं हो। तो इसे हम आपको एकदम इजी टेक्निक से बताएंगे ताकि प्रत्येक कंसेप्ट आपके मस्तिष्क में बैठ जाए। वैसे विद्यार्थी जो केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर को ढंग से नहीं पढ़ के आए हैं, उन्हें भी घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हम आपको एकदम इजी टेक्निक से बताते चलेंगे कि आपके मस्तिष्क में वह एकदम जाके फिट करते जाए। इन तमाम चीज़ों का हम लोग अध्ययन केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में किए हैं कि हाइब्रिडाइजेशन को कैसे निकालते हैं, हाइब्रिडाइजेशन कितने प्रकार के होते हैं, VSEPR थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी के आधार पर किसी भी कोवैलेंट मॉलिक्यूल या स्पीशीज का शेप कैसे निर्धारित कर लेते हैं, तमाम चीज़ों को सीखे थे। पुनः बता रहे हैं ताकि एक भी प्रश्न आपसे छूटे नहीं। तो सबसे पहला आप बात याद रखिएगा कि कोवैलेंट मॉलिक्यूल या स्पीशीज में हम लोग सेंट्रल एटम का ही हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। आपसे कोई पूछ दे कि सीजियम क्लोराइड में सीजियम का हाइब्रिडाइजेशन बताओ, बोलिएगा कि सर ये बात सही नहीं पूछ रहे हैं, यह आयनिक कंपाउंड है और आयनिक कंपाउंड में किसी भी एटम का हाइब्रिडाइजेशन नहीं निकाल सकते हैं। हो सकता है कि कोई पूछ दे कि H2O में आप हाइड्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन बताइए, आपका जवाब होगा कि सर H2O में हम हाइड्रोजन के हाइब्रिडाइजेशन को नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि हाइड्रोजन सेंट्रल एटम नहीं है। जल एक कोवैलेंट मॉलिक्यूल है, लेकिन कोवैलेंट मॉलिक्यूल में हम हमेशा सेंट्रल एटम का ही हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो आप कॉपी में एक हेडिंग दे दीजिएगा समझने के लिए, आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम, केंद्रीय परमाणु की पहचान। पहले कोई कोवैलेंट मॉलिक्यूल या स्पीशीज दे देते, उसमें केंद्रीय परमाणु पहचानेंगे कैसे, उसके बाद ही हम हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। तो पहला बात आपको पता है कि हाइड्रोजन को हम लोग सेंट्रल एटम नहीं मानेंगे। किसी भी कोवैलेंट स्पीशीज में जिस तत्व के परमाणु की संख्या कम होगा उसको हम लोग सेंट्रल एटम मानते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं कह दूं कि बताओ H2O में सेंट्रल एटम कौन होगा, तो हाइड्रोजन को तो सेंट्रल एटम नहीं मानेंगे, यहाँ ऑक्सीजन हमारा सेंट्रल एटम होगा और इसी का ही हाइब्रिडाइजेशन हम निकालेंगे। क्लियर है। इसी प्रकार आपसे कह दे कि H2SO4 में किसका होगा, हाइड्रोजन तो होगा नहीं, यहाँ ऑक्सीजन एटम 4 है, सल्फर 1 है, तो यहाँ सेंट्रल एटम हमारा कौन होगा, S होगा। छोटू आपसे कोई पूछ दे PCl5 में कौन होगा, तो P होगा। HNO3 में कौन होगा, N होगा। आपसे कोई पूछ दे XCF2 में कौन होगा, जेनन होगा। XCO2F2 में कोई पूछे कौन होगा, यहाँ देख रहे हैं कि जेनन की संख्या कम है, जेनन होगा। कोई आपसे पूछ दे कि बताओ XCO3 में कौन होगा, XC होगा। BRF5 में पूछ दे कौन होगा, BR होगा। SF6 में पूछे S होगा। IF7 में पूछे I होगा। आपसे पूछ दे SO4-2 में कौन होगा, S होगा। आपसे SO3-2 में पूछे कौन होगा, S होगा। कोई पूछे NO3- आयन दे दे कौन होगा, N होगा। तो सेंट्रल एटम पहचान लीजिएगा। दूसरा बात कि यदि किसी कोवैलेंट स्पीशीज में यदि एटम की संख्या 2 ही हो तो देखना जाता है कि किस तत्व की परमाणु संख्या कम है या किसकी विद्युत ऋणात्मकता कम है। एग्जाम्पल के तौर पे कोई पूछे CO, यहाँ
कार्बन की विद्युत ऋणात्मकता है 2.5 और ऑक्सीजन का कितना होता है आपको पता है छोटू 3.5 होता है। तो इसमें सेंट्रल एटम कौन होगा कार्बन होगा। और देखो कार्बन का परमाणु संख्या 6 होता है और ऑक्सीजन का कितना होता है 8 होता है। तो इसके अनुसार से भी कार्बन हो रहा है। NO कह दे, NO में हाइब्रिडाइजेशन बहुत फेमस है। नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन हमेशा याद रहे sp2 होता है, वैसे निकाल के दिखा रहे हैं। इसकी विद्युत ऋणात्मकता पता है काई कितना होता है 3 होता है और ऑक्सीजन का काई कितना होता है 3.5 होता है। नाइट्रोजन सेंट्रल एटम होगा, बात आप समझ चुके होंगे। इसकी परमाणु संख्या 7 और इसका 8 होता है। इसके आधार पर भी कह रहे हैं कि नाइट्रोजन यहाँ सेंट्रल एटम है। ETC आप लिख सकते हैं, आप बात समझ चुके होंगे। अब हम हाइब्रिडाइजेशन को कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके आधार पर उसकी ज्योमेट्री को कैसे हम लोग डिटरमाइन कर लेते हैं ये बता रहे हैं। उसके बाद हम आपको बताएंगे VSEPR थ्योरी के आधार पर शेप कैसे निकालते हैं, इसे नोट करें। तो आइए हम लोग हाइब्रिडाइजेशन ज्ञात करने की ट्रिक्स देख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। हाइब्रिडाइजेशन कैसे हम लोग निकाल लेते हैं, देखिए इसके लिए हम एक फॉर्मूला लिख रहे हैं, आपको बताए थे N = V + M - C + A/2। याद रखिएगा, बहुत ही आसान ट्रिक्स है। हाइब्रिडाइजेशन निकालने की कई टेक्निक है, लेकिन सबसे आसान हम बता रहे हैं कि हर बच्चे बना लें। देखिए V क्या है, कोई पूछे तो आप कहिएगा कि सर वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम है। क्या है, सेंट्रल एटम है। जिसका हाइब्रिडाइजेशन निकालना होगा उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको याद होना चाहिए, आवर्त सारणी का ग्रुप 1 का तत्व होगा तो 1, 2 का तत्व होगा 2, आवर्त सारणी के ग्रुप 13 का तत्व होगा 3, 14 का 4, 15 का 5, 16 का 6, 17 का 7। आपको आवर्त सारणी याद है नहीं तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर हम निकाल लेते हैं। क्लियर है। कोई पूछे M क्या है छोटू, तो कहिएगा मोनोवैलेंट एटम है। मोनोवैलेंट एटम है, मोनोवैलेंट एटम है जिसकी वैलेंसी कितना होगा छोटू, मोनोवैलेंट एटम जिसकी वैलेंसी 1 होता है, याद रखिएगा। ठीक है, कौन कौन हो सकते हैं, आवर्त सारणी के ग्रुप 1 के तत्व हो सकते हैं या आवर्त सारणी के ग्रुप 17 के तत्व हो सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हाइड्रोजन हो सकता है, ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ETC हो सकते हैं। इसको हम लोग कहेंगे मोनोवैलेंट एटम। यदि उस स्पेसीज में हो तो M के जगह पर उसकी जितनी संख्या है रख देंगे। C का मतलब होता है केटायन, तो इसको कहते हैं पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज, यदि पॉजिटिव चार्ज उस पर है तो घटा देंगे। और A को कहते हैं एनायन। एनायन का मतलब है निगेटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज है उसको जोड़ देंगे और उससे 2 से भाग देंगे तो हमारा N निकलेगा। कोई पूछे N क्या है, तो N को कहते हैं नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। हाइब्रिड ऑर्बिटल की उसमें कितने ऑर्बिटल भाग ले रहे हैं, या इसी को आप कह सकते हो कि यह बताता है कि बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर का योग होता है कि उसमें बॉन्ड पेयर कितने बनेंगे, लोन पेयर कितने बनेंगे। बॉन्ड पेयर के बारे में जानकारी है, संयोजी इलेक्ट्रॉन का वह जोड़ा जो बंधन के निर्माण में भाग लेता है उसको कहते हैं बॉन्ड पेयर। जैसे ऐसे दे दे आरिफ सर, ऐसे दे दे B, ऐसे दे दे C और ऐसे दे दे। कोई पूछे कि बताओ इसमें बॉन्ड पेयर कितना है, तो यह संयोजी इलेक्ट्रॉन जो है इसी को कहेंगे बॉन्ड पेयर, इसको कहेंगे बॉन्ड पेयर। तो इसमें बॉन्ड पेयर है 2 और लोन पेयर है 1। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन जो बंधन के निर्माण में भाग लेते हैं उसको हम लोग बॉन्ड पेयर कहेंगे, आज वह संयोजी इलेक्ट्रॉन जो बंधन में भाग नहीं लेते हैं उसको लोन पेयर कहते हैं। तो ये बॉन्ड पेयर और लोन पेयर की संख्या को भी इंडिकेट करते हैं, इसी को कहते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल। और N के मान के ही आधार पे हम लोग हाइब्रिडाइजेशन को प्रिडिक्ट करते हैं। देखिए यदि N का मान छोटू 2 आए तो उसका हाइब्रिडाइजेशन, ध्यान दीजिएगा, हाइब्रिडाइजेशन आएगा sp2। sp2 का मतलब कि sp आएगा, इसका मतलब कि एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल आपस में मिश्रित हुए हैं। n का मान 3 आ जाए तो उसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2। n का मान 4 आ जाए तो इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3। n का मान 4 आए तो हाइब्रिडाइजेशन sp3। लेकिन यदि कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता और n का मान 4 होता था, देखे थे कि वहां कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता था, तो उसका हाइब्रिडाइजेशन dsp2 होता है। सामान्य यौगिकों में dsp2 हाइब्रिडाइजेशन नहीं पाया जाता है। 5 होगा तो उसका हाइब्रिडाइजेशन होगा
sp3d, आप इसको dsp3 भी लिख सकते हो। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में देखे थे कि इनर डी ऑर्बिटल भाग लेता था तो इसको dsp3 लिखते थे, बाह्य डी ऑर्बिटल भाग लेता था तो sp3d लिखते थे। सामान्य यौगिकों में एक ही बात हुआ, sp3d। 6 आ जाएगा तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 होगा। आप इसी को d2sp3 भी लिख सकते हो, लेकिन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में दोनों में अंतर होता है, बता चुके हैं हम। और n का मान यदि 7 आएगा तो उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp3d3। क्लियर है, बात आप समझ चुके हैं। एक और आपको बात हम बताए होंगे ऑर्गेनिक जब पढ़ा रहे होंगे कि ep का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन पेयर। इलेक्ट्रॉन पेयर, इलेक्ट्रॉन पेयर होता क्या है, कोई पूछे इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा होता क्या है, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन पेयर। और ep का मान यदि 2 आएगा तो हाइब्रिडाइजेशन हम sp कह सकते हैं, 3 आएगा तो sp2 कह सकते हैं, 4 आएगा तो हम लोग sp3 कह सकते हैं। ये भी बता चुके हैं, डॉट 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 डॉट। बात क्लियर है। ये हाइब्रिडाइजेशन निकालने की टेक्निक हुई। और जब हाइब्रिडाइजेशन हमको पता हो जाता है तो उसकी ज्योमेट्री को हम आसानी से बता सकते हैं। ज्योमेट्री को कैसे बताते हैं वो बता रहे हैं। ज्योमेट्री कोई पूछे है क्या तो कहना कि किसी भी कोवैलेंट मॉलिक्यूल में या स्पेसीज में बॉन्ड पेयर और लोन पेयर का अरेंजमेंट है। द अरेंजमेंट ऑफ बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर इज कॉल्ड ज्योमेट्री। क्लियर है, इसे नोट करें। उसकी ज्योमेट्री कैसे हाइब्रिडाइजेशन के आधार पर निर्धारित किया जाता है ये बता रहे हैं। उसके बाद उसमें सिग्मा बॉन्ड कैसे निकाल लेते हैं, पाई बॉन्ड कैसे निकाल लेते हैं, तमाम चीज को हम बता रहे हैं, नोट करें। तो इन्हें नोट करते चलें। इसे ऑलरेडी हम बता चुके हैं। एक कॉलम बना रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन का और दूसरा कॉलम बना रहे हैं हम जियोमेट्री का। जियोमेट्री कोई पूछे क्या है, अरेंजमेंट ऑफ बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर। ठीक है, कोवैलेंट मॉलिक्यूल या स्पेसीज में सेंट्रल एटम के चारों ओर बॉन्ड पेयर और लोन पेयर के अरेंजमेंट को ही हम लोग जियोमेट्री कहते हैं। और जियोमेट्री का निर्धारण हाइब्रिडाइजेशन के आधार पर ही होता है। जैसे ध्यान दीजिएगा, यदि हाइब्रिडाइजेशन उसका sp हो तो उसका ज्योमेट्री होता है लीनियर। लीनियर बनता कैसे इसको भी समझिए। मान लिया जाए कि ए एक सेंट्रल एटम है, आप बी को हम अन्य एटम मान लिए हैं, बी अदर एटम है या बॉन्ड पेयर है। इस तरह की कोई ज्योमेट्री दिखाई दे, इस पर 180 डिग्री का कोण बनता है तो इसको हम लोग कहेंगे लीनियर। कोई पूछे ए क्या है, इसको हम मान लिए हैं सेंट्रल एटम मान लिए हैं और वी को हम मान लिए अदर एटम, अदर एटम मान लिए हैं। देखो बॉन्ड पेयर इसमें 2 हो रहा है, लोन पेयर नहीं है। ठीक है, ऐसे भी देख रहे हैं बॉन्ड पेयर 2 है और लोन पेयर 1 भी नहीं है। तो देखो बॉन्ड पेयर 2 आ रहा है और लोन पेयर 0 है तो इलेक्ट्रॉन पेयर 2, तो हाइब्रिडाइजेशन sp, ऐसे भी पकड़ सकते हैं आप। ठीक है, ध्यान दो। दूसरा हम बताए हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो तो उसकी ज्योमेट्री होती है छोटू ट्राइगोनल प्लेनर। ये ऑलरेडी अब सब बात जानते हैं। ट्राइगोनल प्लेनर कैसे बनता है, यहाँ सेंट्रल एटम ए, यहाँ बी, यहाँ बी, यहाँ बी, इस तरह की ज्योमेट्री हो उसको हम लोग ट्राइगोनल प्लेनर कहते हैं। इसके बीच का कोण आपको पता है कितना डिग्री का बनता है, 120 डिग्री, 120, 120। ये कोई जरूरी नहीं है कि सब जोड़ने पे 360 है, ज्योमेट्री नहीं है। तीसरा हम लोग जानते हैं छोटू sp3 हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा तो उसकी ज्योमेट्री होगा टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल कैसे बनता है छोटू, यहाँ सेंट्रल एटम ए, यहाँ बी, यहाँ बी, यहाँ बी, यहाँ बी, या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो बी। ध्यान दो, इस तरह की ज्योमेट्री को हम लोग कहते हैं टेट्राहेड्रल। और इसके बीच का जो एंगल बनता है यह आपको पता है 109.5 डिग्री का, या इसी को पुराने किताब में लिख दिया होगा 109 डिग्री 28 मिनट का एंगल बनता है। जब हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा तो आपको फटाक दे बोलना है कि उसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होगा, अर्थात इसमें बॉन्ड पेयर और लोन पेयर का अरेंजमेंट टेट्राहेड्रल होगा। और इसको कैसे सजाएंगे तो ऐसे सजाएंगे। देखना इसमें बॉन्ड पेयर 1 2 3 4, लोन पेयर नहीं दिखाई दे रहा है। तो देखो तो इलेक्ट्रॉन पेयर का सूत्र क्या होता है, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। बॉन्ड पेयर केवल 4 है, लोन पेयर 0 है, इलेक्ट्रॉन पेयर 4, तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 आ रहा है कि नहीं, ऐसे भी आप पकड़ सकते हो। इतना बात आप समझ चुके हैं। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो।
छोटू यहां ध्यान दीजिएगा। 3, 4 नंबर को बता रहे हैं कि यदि हाइब्रिडाइजेशन sp3d हो या dsp3 हो। देखिए सामान्य यौगिकों में कोई अंतर नहीं है, लेकिन जब ही हम लोग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में मूव करेंगे दोनों में अंतर होता है। यदि हाइब्रिडेशन dsp3 होता था तो बताए थे, तो ज्योमेट्री होता था ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, और sp3d होता था तो स्क्वायर पिरामिडल। लेकिन सामान्य यौगिकों में, सिंपल कंपाउंड्स में sp3d कहें या dsp3 कहें, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसका ज्योमेट्री क्या होगा? छोटू कोई पूछे, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। इसमें दो तरह के एंगल बनते, एक्सियल और इक्टोरियल बॉन्ड बता चुके हैं। कैसे बनेगा यहां बता रहे हैं। यहां सेंट्रल एटम ए, यहां बी, यहां बी, यहां ए, यहां ए, यहां ए। इस तरह की ज्योमेट्री को हम लोग कहते हैं ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। इसके बीच का कोण 120 डिग्री और 90 डिग्री का बनता है। इसको एक्सियल बॉन्ड, और बाकी जो होते हैं ये 3 इक्टोरियल होते हैं। और इक्टोरियल बॉन्ड छोटा होता है, एक्सियल बॉन्ड बड़ा होता है। ये पहले भी बता चुके हैं। 5वां ध्यान दीजिएगा, जिसको हम लोग कहते हैं sp3d2 या इसी को d2sp3 कहेंगे। इस हाइब्रिडाइजेशन ये हो तो उसकी ज्योमेट्री होती है छोटू ऑक्टाहेड्रल बनता कैसे है? यहाँ मान लिया कि सेंट्रल एटम ए हो, यहाँ बी 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 हो। देखो बॉन्ड पेयर इसमें कितने दिखाई दे रहे हैं छोटू? बॉन्ड पेयर दिखाई दे रहे हैं कितने? 1 2 3 4 5 6। तो हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 लोन पेयर इसमें नहीं दिखाई दे रहा है। तो इसके बीच का बॉन्ड एंगल कितना होता है? 90 डिग्री। सब 90 डिग्री पे होता है। इसी संरचना को कहते हैं हम लोग, इसी ज्योमेट्री को कहते हैं ऑक्टाहेड्रल। और एक 6वां जो होता है sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन, इसका ज्योमेट्री होता है, आपको बताया जा चुका, पेंटागोनल बाई पिरामिडल। पेंटागोनल बाई पिरामिडल कैसे बनता है समझते चलिएगा। देखिए यहां सेंट्रल एटम ए, बी, 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 अन्य परमाणु को भी ध्यान दीजिएगा। देखो ध्यान से, ये जो एंगल बनता है 72 डिग्री का बनता है, 72 डिग्री का बनता है। और ये सब 90 डिग्री का कोण होता है। सब कितने डिग्री का? 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री का होता है, याद रखिएगा। तो इस तरह की ज्योमेट्री बने तो इसको हम लोग कहते हैं पेंटागोनल बाई पिरामिडल। तो हाइब्रिडाइजेशन दिया हो तो आप आसानी से उसकी ज्योमेट्री बता सकते हो। कोई पूछे कि बताओ मैं एक कोवैलेंट स्पेसीज हूँ, मेरे सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन sp3d3 है, तो कहेगा सर आपकी ज्योमेट्री बिल्कुल फिक्स होगा पेंटागोनल बाई पिरामिडल। तो हाइब्रिडाइजेशन के आधार पर ज्योमेट्री निकाल सकते हो। हाइब्रिडाइजेशन निकाल लेगा तो उसके ज्योमेट्री आप आसानी से बता सकते हो। अब प्रश्न आता है कि शेप कैसे निकालते हैं, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। पहले आपको बताएंगे कि सेंट्रल एटम पर लोन पेयर निकालने की फॉर्मूला क्या हो जाएगी, और उसके अंदर सिग्मा बॉन्ड कैसे हम लोग निकाल लेंगे, या उसी को कहते हैं बॉन्ड पेयर कैसे निकालते हैं। ठीक है, केमिस्ट्री की ज्ञान हो तो आप समझ जाएंगे ऐसे ही, लेकिन हम बता देते हैं फॉर्मूला के। कुछ लोग फॉर्मूला यूज करना चाहेंगे, फॉर्मूला के आधार पर कैसे निकालेंगे, इसे पहले नोट करें आप। चलिए 2 फॉर्मूला बता रहे हैं, इसे याद रखिएगा। देखिए छोटू आपसे कभी कभी पूछ देता है ये लोन पेयर बताइए, कोई कोवैलेंट स्पेसीज या मॉलिक्यूल दे देगा, कहेगा उसके सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर बताइए। तो देखिए लोन पेयर कैसे हम निकालते हैं। लोन पेयर निकालने का तरीका, जिसको हम लोग LP कह सकते हैं, लोन पेयर कैसे निकालेंगे। n हाइब्रिड ऑर्बिटल की संख्या है, इसी को हम लोग कहते हैं बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर का जोड़ है। तो n क्या है? बॉन्ड पेयर और लोन पेयर का जोड़ है, इसी को कहेंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल की कुल संख्या। में से हम क्या करेंगे, m-d को घटा देंगे, लोन पेयर आसानी से निकल जाएगा। टेक्निकल बात याद रखें, m क्या है कोई पूछ दे, क्या है? मोनोवैलेंट एटम। आपको बताए हैं मोनोवैलेंट
एटम, मोनोवैलेंट एटम कोई होना चाहिए। और कौन होगा? आवर्त सारणी की ग्रुप 1 का तत्व कोई दिया हो या ग्रुप 17 का तत्व, उसी को मोनोवैलेंट कहेंगे। हाइड्रोजन हो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन ETC दिया हो तो उसको M कहेंगे। हो तो M के जगह पे उसका मान रख देना है, नहीं हो तो छोड़ देना है, 0 हो जाएगा। और D क्या है छोटू? डाईवैलेंट, डाईवैलेंट एटम जिसकी वैलेंसी 2 हो। तो जनरली ग्रुप 2 के तत्व हो या आवर्त सारणी के ग्रुप 16 के तत्व हो, जैसे उसमें ऑक्सीजन दिया हो, सल्फर दिया हो ETC, उसको डाईवैलेंट एटम कहेंगे। यदि उसमें सल्फर दिया हो 2 तो उसको डाईवैलेंट एटम के जगह पर यहाँ 2 रख देंगे, D के जगह पर। ये निकल जाएगा हमारा क्या छोटू? लोन पेयर की संख्या। एक दूसरा फॉर्मूला याद रखिएगा, फॉर्मूला से ही सब बता रहे हैं, चूंकि बहुत केमिस्ट्री में पुअर कुछ लोग हैं जिनको ना लोन पेयर समझ में आता है ना इलेक्ट्रॉन पेयर समझ में आता है। ये कोई फॉर्मूला नहीं, मुंह से निकल जाएगा, लेकिन हम आपको फॉर्मूला इसलिए दे रहे हैं कि आप गड़बड़ नहीं हो। छोटू एक चीज आता है बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर, इसी को हम कहेंगे BP। उसमें कितना बॉन्ड पेयर होगा, कितना संयोजी इलेक्ट्रॉन बंधन बनाने में भाग लेगा, इसी को आप कह सकते हो सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड कैसे निकलेगा? सिंगल बॉन्ड को ही सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। तो ये निकालने का तरीका होता है N-L, N-L, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल में से L को घटा दीजिएगा। L क्या है कोई पूछे? लोन पेयर है। लोन पेयर जितना आएगा N में से हम लोग उसको घटा देंगे, याद रखिएगा। एक चीज और याद रखिएगा नोट में कि हाइब्रिडाइजेशन जो हम लोग पढ़ेंगे उसमें बॉन्ड पेयर और लोन पेयर तो आसानी से बता देगा, उसमें पाई बॉन्ड बनेगा तो इसकी जानकारी नहीं हमें पता चलता है, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन में पाई बॉन्ड भाग नहीं लेता है। पाई बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन में भाग नहीं लेता है, भाग नहीं लेता है, याद रखिएगा। तो इसे नोट करें, हम शेप से संबंधित बात बता रहे हैं, उसके बाद क्वेश्चंस करा देंगे तो ये सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग सीखते हैं कि शेप को कैसे VSEPR थ्योरी के द्वारा निर्धारित करते हैं। ठीक है, डिटरमिनेशन ऑफ शेप बाय VSEPR थ्योरी। VSEPR थ्योरी हम पढ़ाएंगे नहीं, उससे संबंधित कुछ मुख्य बातों को हम बताएंगे। तो शेप का निर्धारण वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी के आधार पर करते हैं। वैलेंस सेल जो होते हैं, जिसको हम लोग बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर कहेंगे, यही जो होते हैं, कुछ संयोजी इलेक्ट्रॉन जो बंधन बनाने में भाग लेते हैं और कुछ जो बंधन बनाने में भाग नहीं लेता उसको लोन पेयर कहते हैं। इनके बीच जो होता है विकर्षण होता है, और इसी विकर्षण के आधार पे किसी भी कोवैलेंट मॉलिक्यूल या आयन की हम लोग शेप का निर्धारण करते हैं। पहला बात क्या बताइए, सिद्धांत कहता क्या है कि कोवैलेंट मॉलिक्यूल या आयन जो होते हैं उसमें सेंट्रल एटम चारों ओर से बॉन्ड पेयर और लोन पेयर से या इलेक्ट्रॉन पेयर से घिरे रहते हैं, और इसके बीच विकर्षण होता है, और इसी विकर्षण के द्वारा उसका शेप का निर्धारण किया जाता है। और विकर्षण का सही क्रम क्या होता है? लोन पेयर और लोन पेयर में विकर्षण सबसे अधिक होता है, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में विकर्षण थोड़ा कम होता है, और बॉन्ड पेयर में विकर्षण सबसे कम होता है। ये कई बार पूछा जा चुका है, याद रखिएगा। दूसरा ये बात सिद्धांत क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा कि यदि सेंट्रल एटम कंटेन्स लोन पेयर, यदि सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर हो, सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर हो जाए, एक लोन पेयर आ जाए, 2 लोन पेयर आ जाए, कम से कम एक भी लोन पेयर होना चाहिए, तो उसका ध्यान दीजिएगा, उसका ज्योमेट्री नॉट इज इक्वल टू शेप, उसका ज्योमेट्री और शेप बिल्कुल एक नहीं होगा। ज्योमेट्री का तो निर्धारण हाइब्रिडाइजेशन के आधार पर कर लेंगे, और शेप का निर्धारण भी VSEPR थ्योरी के आधार पर करेंगे जो बता रहे हैं। जब ये नहीं हो तो कहेंगे कि ऐसे कोवैलेंट स्पेसीज के पास इरेगुलर जियोमेट्री है, इरेगुलर जियोमेट्री है।
और इफ सेंट्रल एटम, ध्यान दीजिएगा, इफ सेंट्रल एटम not contains lone pair, यदि सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर नहीं हो, बिल्कुल एक भी नहीं हो, हम लोग कैलकुलेट करें और उस पर लोन पेयर 0 आ जाए, तो याद रखिएगा उसका ज्योमेट्री इज इक्वल टू उसका शेप होगा। जो ज्योमेट्री होगा वही शेप हो जाएगा। हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे, हाइब्रिडाइजेशन के आधार पे ज्योमेट्री बता देंगे और जो ज्योमेट्री होगा वही शेप होगा। और इस केस में हम कह सकते हैं कि इस वैसे स्पेसीज का ज्योमेट्री कैसा होगा, रेगुलर होगा। अब प्रश्न उठता है कि शेप क्या है। शेप याद रखिएगा, द डिफिनिट अरेंजमेंट ऑफ बॉन्डेड एटम विथ सेंट्रल एटम होता है। किसी भी सेंट्रल एटम से जुड़े हुए, ठीक है, परमाणुओं का जो नियमित व्यवस्था होता है, निश्चित व्यवस्था होता है, उसी को शेप कहते हैं। ठीक है, यह याद रखिए, अरेंजमेंट ऑफ बॉन्ड पेयर होता है और ज्योमेट्री क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर होता है। तो इस पर हम लोग डिस्कस अभी कर रहे हैं, इतना बात को आप नोट कर लीजिए। ठीक है, यह महत्वपूर्ण बात है कि यदि लोन पेयर आ जाए सेंट्रल एटम पे तो शेप अलग, ज्योमेट्री अलग। तो शेप निकालेंगे कैसे बता रहे हैं, और यदि सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर नहीं हो तो ज्योमेट्री शेप के बराबर होगा और कहेंगे कि उस यौगिक का रेगुलर ज्योमेट्री है, रेगुलर ज्योमेट्री है। तो इसे आप नोट करें। हम शेप कैसे डिटरमाइन करते हैं इसके लिए एक चार्ट बना रहे हैं। तो शेप निकालने के लिए हम एक चार्ट बना रहे हैं, इसको आप कॉपी में बनाते चलेंगे। एक तरफ लिख रहे हैं छोटू, टाइप्स ऑफ स्पेसीज। कैसा स्पेसीज होना चाहिए, 10 महत्वपूर्ण टाइप हम बताएंगे। और एक तरफ लिख रहे हैं बॉन्ड पेयर, एक तरफ लिख रहे हैं लोन पेयर, और एक तरफ कॉलम बना रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन का। यह बनाने की कोई जरूरत नहीं था लेकिन बना दिए हैं। इधर हम शेप लिख रहे हैं। शेप कोई पूछे क्या है, डिफिनिट अरेंजमेंट ऑफ बॉन्डेड एटम विथ सेंट्रल एटम। आप ऐसे बोल सकते हो कि केंद्रीय परमाणु से जुड़े हुए द अरेंजमेंट, डिफिनिट अरेंजमेंट ऑफ बॉन्डेड एटम विथ सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम से जुड़े हुए परमाणुओं का यह क्या है, एक डिफिनिट अरेंजमेंट होता है। या आप इसी को ऐसे लिख सकते हो संक्षेप में, अरेंजमेंट ऑफ बॉन्ड पेयर। यह बॉन्ड पेयर का अरेंजमेंट होता है। और ज्योमेट्री क्या होता है, बॉन्ड पेयर लोन पेयर का अरेंजमेंट होता है। और शेप का निर्धारण VSPR थ्योरी के आधार पर करते हैं, ज्योमेट्री का निर्धारण हाइब्रिडाइजेशन के आधार पर करते हैं। तो यह एक कॉलम हमारा फिनिश हो गया, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, पहला हम बता रहे हैं कि यदि कंपाउंड की बनावट AB2L टाइप हो, L टाइप हो, इसका मतलब हुआ कि एक उसमें सेंट्रल एटम हो, उसमें 2 बॉन्ड पेयर हो और 1 लोन पेयर हो। तो बॉन्ड पेयर यहां दिखाई दे रहा है 2 और लोन पेयर हो रहा है 1। यदि उसमें बॉन्ड पेयर 2 आए, लोन पेयर 1 हो, यहां बॉन्ड पेयर 2 है, लोन पेयर 1 हो, इस तरह का कोई कंपाउंड हो तो उसका हाइब्रिडाइजेशन 2 1 3, उसका हाइब्रिडाइजेशन तो फिक्स है कि sp2 होगा। हाइब्रिडाइजेशन जब फिक्स है sp2 होगा तो उसका ज्योमेट्री क्या होगा, आपको पता है ट्राइगोनल प्लेनर होगा। लेकिन शेप क्या होता है, इस लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच विकर्षण होने लगता है, जिसके कारण शेप में बदलाव हो जाता है और उसका शेप होता है याद एंगुलर या बेंट। क्या शेप होगा, एंगुलर या उसी को कहते हैं बेंट। कैसे बनेगा छोटू एंगुलर या बेंट, यहां सेंट्रल एटम A, यहां B, यहां B, देखो बॉन्ड पेयर 2 हो गया, इसके ऊपर एक लोन पेयर ऐसे बना दो। इस तरह के शेप को ही हम लोग कहते हैं बेंट या एंगुलर, याद रखिएगा। किसी भी दुनिया में कंपाउंड हो, उसका बनावट AB2L टाइप हो तो कहिएगा उसका शेप कैसा होगा, एंगुलर या बेंट। याद रखिएगा, AB2L टाइप हो तो एंगुलर या बेंट। दूसरा छोटू हम बता रहे हैं, यदि हो सकता है कंपाउंड की बनावट AB2L2 टाइप हो जाए,
बॉन्ड पेयर इसमें 2 है, यहाँ देख रहे हो, लोन पेयर 2, उसमें लोन पेयर 2 आ जाए तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3 होगा, उसका ज्योमेट्री होगा टेट्राहेड्रल, लेकिन इस लोन पेयर के कारण उसका शेप बदल जाएगा, उसका शेप हो जाता है वी शेप, वी शेप, या इसी को आप बेंट बोल सकते हो, वी शेप या बेंट। वी शेप ज्यादा पूछा जाता है, जल का शेप ऐसा ही होता है। देखो यहाँ सेंट्रल एटम ए, यहाँ अन्य परमाणु बी, अन्य परमाणु बी। देखो बॉन्ड पेयर 2 हो गया, और लोन पेयर भी कह रहा है कि इस पर कितना होना चाहिए, 2, तो 2 लोन पेयर बना दो, एक लोन पेयर ऐसे, एक लोन पेयर ऐसे बना दो। देख रहे हो, इस लोन पेयर 2, बॉन्ड पेयर 2, इस शेप को हम लोग कहते हैं वी शेप या बेंट। इसे नोट करें, ऐसे 8 और हम चार्ट कॉलम बना रहे हैं, टाइप्स दे रहे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, ऐसे ही बनाते चलना है आपको। तीसरा देखिए, यदि कंपाउंड की बनावट Ab2L3 टाइप हो, Ab2L3 टाइप, बॉन्ड पेयर इसमें कितना होगा, 2, और लोन पेयर 3, तो हाइब्रिडाइजेशन 3 2 5, तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d। sp3d हो गया तो उसका ज्योमेट्री तो फिक्स है, क्या होगा, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच रिपल्सन होने के कारण इसका शेप बदल जाता है, और शेप हो जाता है छोटू, याद रखिएगा, लीनियर, लीनियर शेप हो जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण। कैसे बनेगा लीनियर, तो आपको बताए थे, यहाँ सेंट्रल एटम ए, यहाँ बी, बॉन्ड पेयर 2, इसके ऊपर 3 लोन पेयर बना दो ऐसे, इसको हम लोग कहेंगे लीनियर, याद रखिएगा, बॉन्ड पेयर 2, लोन पेयर 3। चौथा, यदि कंपाउंड की बनावट Ab3L टाइप हो, टाइप लिख देते हैं, टाइप लिख देते हैं। देखिए इसका मतलब कि ऐसे कंपाउंड जिसमें बॉन्ड पेयर 3 आए, लोन पेयर 1 आए, बॉन्ड पेयर 3, लोन पेयर 1, 4, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा बेटा, sp3। लेकिन इसका शेप बदल जाता है इस लोन पेयर के कारण। लोन पेयर आगे आपको पता है, लोन पेयर जो ही आ जाए उसका ज्योमेट्री और शेप अलग अलग होगा, तो उसका शेप हो जाता है पिरामिडल, पिरामिडल, या इसी को कहते हैं बाई पिरामिडल भी लिख देगा कोई किताब, बाई पिरामिडल। कैसे बनेगा बाई पिरामिडल, सेंट्रल एटम 1, अन्य परमाणु, अमोनिया का शेप ऐसा ही होता है, इस तरह के शेप को हम लोग कहेंगे बाई पिरामिडल। देख रहे हो, बॉन्ड पेयर 3, लोन पेयर 1, बॉन्ड पेयर 3, लोन पेयर 1। चौथा देखिएगा, 5वां टाइप है Ab3L2 टाइप कंपाउंड है, बड़ा फेमस कंपाउंड है टाइप। देखो इसमें बॉन्ड पेयर 3 है, लोन पेयर 2 है, हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d, लेकिन इसका शेप हो जाता है टी शेप। कैसा होता है, टी शेप। कैसे टी शेप बनेगा, यहाँ सेंट्रल एटम 1, बी, लोन पेयर 2। देखो तो यहाँ बॉन्ड पेयर हमारा 1 2 3, बॉन्ड पेयर 3, लोन पेयर 2। यदि किसी भी कंपाउंड की बनावट Ab3L2 टाइप हो तो उसका शेप कैसा होगा, टी शेप। ठीक है, उसका ज्योमेट्री कुछ भी हो लेकिन शेप टी शेप ही होगा। ये थ्योरी कौन बताता है, VSPR थ्योरी बतला रहा है, इसे नोट करें। 5 और चार्ट बना रहे हैं। देखिए 6वां टाइप हो सकता है इसका, यदि कंपाउंड की बनावट Ab4L टाइप हो। देखिए इसमें बॉन्ड पेयर कितना है, 4 है, लोन पेयर 1 है, तो हाइब्रिडाइजेशन कितना हो जाएगा, 5, sp3d। इसका ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होगा, लेकिन इसका शेप बदल के हो जाता है C100 हो जाता है। इस तरह के शेप दिखाई दे, A, यहाँ B, यहाँ B, यहाँ B, यहाँ B, इस तरह के शेप दिखाई, इसको C100 कहेंगे। क्या कहेंगे, C100, याद रखिएगा। यदि कंपाउंड की बनावट Ab4L टाइप हो तो उसका हाइब्रिडाइजेशन तो sp3d होगा, उसका ज्योमेट्री तो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होगा, लेकिन शेप C100 होगा। बहुत ही फेमस है, याद रखिएगा C100। देखो बॉन्ड पेयर 1 2 3 4, बॉन्ड पेयर 4, लोन पेयर 1। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यह हमेशा अरेंजमेंट ऑफ बॉन्ड पेयर को शो करता है शेप। लोन पेयर से कोई नहीं, इसके अरेंजमेंट को और इसके अरेंजमेंट को ज्योमेट्री बतलाता है। 7वां, यदि कंपाउंड की बनावट Ab4L2 टाइप हो। देखो तो बॉन्ड पेयर कितना दिया है, 4, लोन पेयर 2, 6, हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d।
D2 ऐसे देख 3 2 5 1 6 ऐसे पकड़ लेना है। तो इसका ज्योमेट्री तो होगा ऑक्टाहेड्रल, लेकिन इसका शेप बदल के हो जाता है स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर होता है। यहाँ सेंट्रल एटम 1, यहाँ B, यहाँ B, यहाँ B, यहाँ B, बॉन्ड पेयर 4, लोन पेयर हो जाता है 2। इस तरह के शेप को हम लोग कहते हैं स्क्वायर प्लेनर। नोट करो, 3 और बता रहे हैं। 8वां देखिएगा, कंपाउंड की बनावट AB5L टाइप हो तो देखिए बॉन्ड पेयर यहाँ 5, लोन पेयर 1, हाइब्रिडाइजेशन 6, परसंकरण sp3d2, 3 2 5 1 6, ऑर्बिटल को गिन लेना है 6, हाइब्रिड ऑर्बिटल 3 2 5 1 6, 5 1 6। इसका ज्योमेट्री होगा ऑक्टाहेड्रल, लेकिन इसका शेप बदल जाता है। इसका शेप होता है स्क्वायर पिरामिडल। स्क्वायर पिरामिडल देखो कैसे होता है, A B B B B B, इस पर लोन पेयर होता है। इस तरह का शेप हो तो इसको स्क्वायर पिरामिडल कहेंगे। देखो बॉन्ड पेयर कितना बन रहा है, सिंगल बॉन्ड गिन लो, इसी को बॉन्ड पेयर कहेंगे। सिग्मा बॉन्ड 1 2 3 4 5, बॉन्ड पेयर 5, लोन पेयर 1। क्लियर है। 9वां देख लिया जा, यदि कंपाउंड की बनावट AB5L2 टाइप हो तो बॉन्ड पेयर 5, लोन पेयर 1, देख रहे हो, तो 6 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा। बॉन्ड पेयर 5, लोन पेयर 2, 7, तो इसका हाइब्रिडेशन होगा sp3d3। तो इसका ज्योमेट्री होता है पेंटागोनल बाइपिरामिडल। क्लियर है। तो इसका शेप हो जाता है छोटू प्लेनर पेंटागोनल। कैसा होता है, प्लेनर पेंटागोनल। प्लेनर पेंटागोनल। प्लेनर पेंटागोनल कैसे बनेगा, A सेंट्रल एटम है और हमारा क्या दिया है बेटा, देखो बॉन्ड पेयर हमारा कितना है, बॉन्ड पेयर 5, इसके ऊपर लोन पेयर बना दो, 1 लोन पेयर, एक नीचे लोन पेयर सेंट्रल एटम के, बॉन्ड पेयर 1 2 3 4 5, लोन पेयर 2 आ रहा है। एक होता है छोटू 10वां, बहुत फेमस है, AB6L टाइप। इसके बाद इसका अन्य यौगिक का टाइप नहीं होता है। यौगिक के जितने भी टाइप होते इससे मैच खाएंगे, हम लोग देखेंगे। हाँ, कुछ इसके अपवाद हैं, VSPR थ्योरी के भी कुछ ऐसे भी मॉलिक्यूल्स हैं जिसके शेप का निर्धारण ये सही नहीं कर पाता है। ठीक है, वह वैसे यौगिक आपके सिलेबस में नहीं जानना है, नहीं ऐसा आएगा तो देखें। जैसे B2H6 का हाइब्रिडाइजेशन शेप निकालेंगे, अन्य कुछ नाइट्रिक ऑक्साइड का हम हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तो फॉर्मूला फेल करेगा। क्या होगा, कुछ अपवादों पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे, घबराने की बात नहीं है। बॉन्ड पेयर हमारा 6 है, लोन पेयर 1 है, लोन पेयर 1 है, तो हाइब्रिडाइजेशन हमारा sp3d3 होगा। तो इसका ज्योमेट्री कैसे होता है, इसको मिटा रहे हैं छोटू, इसको मिटा रहे हैं, प्लेनर पेंटागोनल को हम मिटा रहे हैं। इसका ज्योमेट्री होगा डिसऑर्डर्ड ऑक्टाहेड्रल। डिसऑर्डर्ड ऑक्टाहेड्रल, डिसऑर्डर्ड ऑक्टाहेड्रल कैसे बनेगा, सेंट्रल एटम 1 B B B B B, जगह नहीं है इस पर, एक लोन पेयर हम बनाते हैं, इसी को कहेंगे डिसऑर्डर्ड ऑक्टाहेड्रल। B क्या है, अदर एटम है, A सेंट्रल एटम है, ये लोन पेयर है। देखो बॉन्ड पेयर 1 2 3 4 5 6, लोन पेयर 1। आप बात समझ चुके हैं। अब हम इसके आधार पे सवाल को बताने जा रहे हैं ताकि ये जितना थ्योरी हम बताए हैं हमेशा के लिए क्लियर हो जाए। नोट करें, ये क्वेश्चंस दिया गया है। देखिए हम लोग को इनर्ट गैस हम लोग पढ़ रहे थे, इनर्ट जेनन के कंपाउंड को पहले दिन क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित स्पेसीज में सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन भी बताना है, और हाइब्रिडाइजेशन जब बता दीजिएगा तो उसकी ज्योमेट्री आप आसानी से बता दीजिएगा। हाइब्रिडाइजेशन शेप का मतलब स्ट्रक्चर उसका बनाना है, स्ट्रक्चर बना के भी दिखाना है आपको शेप, और उसमें सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड भी बताना है जो जेई में पूछे जाते हैं। तो ये जो पहला सवाल जो दिए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खासकर जो जेनन के जितने कंपाउंड दिए हैं, XCF2 XCF4 XCO3, ये जेनन के जितने कंपाउंड हैं ये मेरे तरफ से ये गेस क्वेश्चन है, हर साल बोर्ड में इससे प्रश्न पूछते हैं। तो जितने फेमस हम
कंपाउंड है दीजिए, कुछ हम आयन भी दिए, ICl4 माइनस आयन, IBr माइनस, NH4 प्लस, अमोनियम आयन, फॉस्फोनियम आयन। इस सब में का क्या करना है छोटू, हाइब्रिडाइजेशन भी निकालना है सेंट्रल एटम का, शेप, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड भी बताना है। दूसरा क्वेश्चन दिया कि सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन आपको ज्ञात करना है, केवल हाइब्रिडाइजेशन बता देना है आपको। उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के दुनिया में मूव करेंगे कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे इससे बनाएंगे, 2-4 बताएंगे हम आपको। तो पहले इस सवाल को आप नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले, हम पढ़ा रहे हैं एक एक करके, 2-3 बताएंगे, उसके बाद बाकी सवाल को आप घर बनाइएगा, घर पे बैठ के, कहीं कंफ्यूजन नहीं होगा, कहीं दिक्कत होगा तो आप हमें बेहिचक फीडबैक व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से दीजिएगा। छोटू पहला सवाल हम देख रहे हैं XeF2 का सब कुछ निकालना। सबसे पहले आप बताइए कि जेनन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, ग्रुप 18 का तत्व होता है तो 8। तो पहले हम हाइब्रिडाइजेशन किसका निकालेंगे, जेनन का। तो फॉर्मूला होता है N = V + M - C + A/2, यही फॉर्मूला होता है। देखिए यहाँ Xe का जेनन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 8 है, यहाँ होता है, हम लिख दिए 8। किसी को ट्रबल, किसी को समस्या बताइए। अब बताओ, प्लस M को कहते हैं मोनोवैलेंट एटम। मोनोवैलेंट एटम आवर्त सारणी के ग्रुप 1 के तत्व होगा या ग्रुप 17 का तत्व होगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। इसमें मोनोवैलेंट एटम दिखाई दे रहा है, कितना है, 2 है, तो M के जगह पर कितना रखेंगे, 2। बताओ छोटू, इस पर कोई पॉजिटिव चार्ज दिखाई दे रहा है, नहीं, तो इसके जगह पर 0। निगेटिव चार्ज दिखाई दे रहा है तो इसके जगह पर 0। इस चीज को लिखने की भी जरूरत नहीं, डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, बराबर 10/2 = 5। यह बता रहा है छोटू, ध्यान दीजिएगा, कि हाइब्रिड ऑर्बिटल की संख्या 5 है। यह बता रहा है कि इसमें बॉन्ड पेयर अब प्लस लोन पेयर कितना छोटू है, 5 है। तो यहां देखो, ये जेनन 2 फ्लोरीन से 2 बॉन्ड पेयर बना लेगा, बॉन्ड पेयर बना लेगा। तो इसमें लोन पेयर बचेंगे कितने, जब बॉन्ड पेयर 2 हो जाएगा तो लोन पेयर 3 हो जाएगा। ऐसे पकड़ लेते हैं, देखो 2 फ्लोरीन है और हमारा लोन पेयर बॉन्ड पेयर का योग हो रहा है 5, तो बॉन्ड पेयर यहाँ तो 2 दिखाई दे रहा है, तो लोन पेयर बच जाएगा कितना, 3। फॉर्मूला से भी निकाल के दिखाई दे रहे हैं हम, कैसे निकाल लेते हैं। तो इसके आधार पर हम क्या कह देंगे, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ जेनन कितना लिख देंगे, जेनन का हाइब्रिडाइजेशन छोटू 5 आ रहा है तो sp3d लिख देंगे। हाइब्रिडाइजेशन कंफर्म होगा, sp3d होगा, ठीक है। आप dsp3 भी लिख सकते हो, बात आप समझ चुके हो। अब प्रश्न उठता है कि भाई इसका शेप, ज्योमेट्री एक ही होगा कि अलग अलग होगा। ये निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग लोन पेयर निकाल लेते हैं, सेंट्रल एटम पर होगा कि नहीं। तो ये तो कंफर्म हो रहा है कि बॉन्ड पेयर 2 है तो लोन पेयर 3 है, 3 आ रहा है कि नहीं, फॉर्मूला से हम निकाल कर चेक कर रहे हैं। लोन पेयर का फॉर्मूला क्या बताए हैं छोटू, N - M - D। फॉर्मूला याद रखिएगा, N यहाँ कितना दिया हुआ है, 5 दिया है। मोनोवैलेंट एटम यहाँ दिखाई दे रहा है 2। क्या इसमें डाईवैलेंट एटम है, क्या आवर्त सारणी के ग्रुप 2 और ग्रुप 16 का कोई तत्व दिखाई दे रहा है इसमें, इसको छोड़ देना है, इसके अलावा कोई दिखाई दे रहा है, नहीं है। तो डाईवैलेंट एटम 0 = 3। लोन पेयर बता दिया, 3 बता दिया, तो बॉन्ड पेयर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। उसको भी निकाल के दिखा देते हैं, बॉन्ड पेयर निकालने की फॉर्मूला देखते चलिए कैसे निकाल रहे हैं। बॉन्ड पेयर निकालने की फॉर्मूला, बॉन्ड पेयर या इसी को आप कहते हैं सिग्मा बॉन्ड, उसमें कितना बनेगा, सिग्मा बॉन्ड निकालने का सूत्र क्या बात, N - L। केमिस्ट्री इतना आता है तो ये निकालने की भी जरूरत है। N का मान कितना दिया है यहाँ छोटू, 5 दिया है, और यहाँ L का मान 3 दिया है, बॉन्ड पेयर 2 दे रहा है, बॉन्ड पेयर 2 दिया। यदि यह लोन पेयर का मान आ जाए, कुछ याद रखिएगा, कुछ आ जाए, 0 नहीं आए, तो कह देना है कि शेप और इसका स्ट्रक्चर, शेप और इसकी ज्योमेट्री बराबर नहीं होगा। कोई पूछ दे कि इसका ज्योमेट्री क्या होगा, तो आप इसका ज्योमेट्री बता सकते हो। ज्योमेट्री तो कंफर्म है, इसका क्या होगा, GONL, ट्राइगोनल, पिरामिडल या ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। तो फिक्स रहता है कि इसकी ज्योमेट्री क्या होगा, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ही होगा। लेकिन अब इसका हम शेप कैसे बनाएंगे, इसका संरचना कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले यहां हम देख रहे हैं कि शेप अलग इसलिए होगा क्योंकि लोन पेयर का मान आ गया। बताए थे कि सेंट्रल एटम पर यदि लोन पेयर आ जाए तो शेप और ज्योमेट्री अलग अलग होगा। शेप क्या होगा बता रहे हैं हम, इसका टाइप्स लिख रहे हैं कंपाउंड का, ये स्पेसीज का टाइप्स क्या होगा। देखो बॉन्ड पेयर कितना आया है, 2, तो कंपाउंड का टाइप लिखेंगे। सेंट्रल एटम जेनन को हम A मान लिए, बॉन्ड पेयर दिया है 2,
तो यहाँ हम 2 लिख देते हैं, या कहाँ से 2 मैंने लिखा है, इसको देख के 2 लिख दिया है। लोन पेयर कितना आया 3, तो L के जगह पर हम लिख दिए 3, यह 3 है तो यहाँ मैंने 3 लिख दिया। तो इस कंपाउंड की टाइप कैसा हुआ, AB2L टाइप, AB2L3 टाइप सॉरी। तो AB2L3 टाइप कोई भी मॉलिक्यूल हो तो VSPR थ्योरी क्या कहता है, इसलिए इसका शेप क्या होगा, इसलिए इसका शेप क्या होगा, आप चार्ट में देखना है। चार्ट में देखिए AB2L3 टाइप कोई भी दुनिया का मॉलिक्यूल हो उसका शेप होता है लीनियर, लीनियर होगा। और लीनियर होगा तो बनाए कैसे थे, देखिए कैसे बनाए थे, उसमें यहाँ A बनाए थे, यहाँ B बनाए थे, यहाँ B बनाए थे, इसके ऊपर ऐसे लोन पेयर बनाए थे, ऐसे लोन पेयर बनाए थे कि नहीं। अब A के जगह पर क्या है, जेनन है, तो यहाँ हटा देना है बेटा, अब जेनन को लगा देना है। B के जगह पर क्या है, फ्लोरीन है, फ्लोरीन लगा देते हैं, फ्लोरीन लगा देते हैं। दैट इज आवर करेक्ट आंसर। यही इसका शेप हुआ, यही इसकी स्ट्रक्चर हुई, यही इस मॉलिक्यूल का हमारा शेप कहलाएगा, ठीक है, लीनियर बनेगा। अब कोई इसमें से पूछ दे कि सिग्मा बॉन्ड बताओ कितना है, सिग्मा बॉन्ड तो कंफर्म है कितना है भाई, ये भी बता रहा है कि सिग्मा बॉन्ड निकालने की फॉर्मूला पता है 2, लेकिन पाई बॉन्ड निकालने के लिए यह इसका शेप बनाना होगा। सिग्मा बॉन्ड इसमें है 2, अब पाई बॉन्ड कोई पूछ दे, पाई बॉन्ड है इसमें 0, ये भी बात याद रखिएगा। क्लियर है। एक और बता रहे हैं, पहले इसे नोट करें। चलिए जेनन के एक और कंपाउंड को हम लोग देखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है, XCOF2 जेनन ऑक्सीडाइफ्लोराइड में जेनन का हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। तो N = सूत्र होता है V + M - C + A/2। जेनन ग्रुप 18 का तत्व, तो इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन 8 रख देते हैं। मोनोवैलेंट एटम बताइए, इसको छोड़ के इसमें मोनोवैलेंट एटम दिखाई दे रहा है 2, फ्लोरीन 2 दिखाई दे रहा है, तो M के जगह पर 2। कोई पॉजिटिव चार्ज है 0, कोई निगेटिव चार्ज है 0, 0 0 लिखने की कोई जरूरत नहीं है। डिवाइडेड बाई 2, 10/2 = 5। यह बात बता रहा है कि इसमें बॉन्ड पेयर और लोन पेयर कितना बनेंगे, 5 ही बनेगा, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर। और याद रखिएगा कि यदि जेनन के किसी भी कंपाउंड में ऑक्सीजन आया हो तो हमेशा ऑक्सीजन मल्टीपल बॉन्ड का निर्माण करता है, वे डबल बॉन्ड से जुड़ता है। याद रखिएगा, जो केमिस्ट्री की कम जानकारी रखते हैं उनको मैं बता दिया कि जहां ऑक्सीजन है उसको डबल बॉन्ड से जोड़ना है आपको। तो यह कितना बता रहा है, 5, यह 5 बता रहा है। हाइब्रिड ऑर्बिटल की संख्या 5 है और इसमें सिग्मा बॉन्ड पेयर और लोन पेयर 5 है। तो इसमें पहले हाइब्रिडाइजेशन बता दो, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3d आ रहा है। कोई पूछे sp3d आ रहा है तो ज्योमेट्री पूछते, तो ज्योमेट्री तो फिक्स है sp3d, तो ज्योमेट्री होगा ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ज्योमेट्री आपसे नहीं पूछता है, चूंकि ज्योमेट्री तो सबको याद रहता है, शेप पूछता है। अब देख लेते हैं हम लोग इसमें लोन पेयर होगा कि नहीं। जेनन के पास लोन पेयर निकालने का फॉर्मूला होता है N - M - D। N का मान है 5, मोनोवैलेंट एटम इसमें दिखाई दे रहा है 2, डाईवैलेंट एटम है क्या इसमें, हाँ है। जेनन को छोड़ दिया जाए तो ग्रुप 16 के तत्व को ही डाईवैलेंट एटम कहते हैं, होगा 1। तो हमारा फॉर्मूला आ जाएगा उत्तर 2, अर्थात इसमें बॉन्ड पेयर लोन पेयर होंगे जेनन के पास 2। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। अब इसमें हम क्या निकाल लें, बॉन्ड पेयर निकाल लेते हैं, या इसी को हम लोग सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। सूत्र क्या होता है, N - L होता है। N कितना दिया हुआ भाई, 5 दिया है, और यहाँ लोन पेयर हमारा 2 हो गया, तो हमारा सिग्मा बॉन्ड या बॉन्ड पेयर हो गया 3। देखो तो बॉन्ड पेयर 3, लोन पेयर 2, 5 आ गया। क्लियर है, इतना बात आपके दिमाग में होना चाहिए। अब देखो लोन पेयर 2 आ गया तो ये बात बता दिया कि ज्योमेट्री नॉट = शेप। यह क्यों बात मैंने लिख दिया कि ज्योमेट्री नॉट = शेप, तो कोई पूछे कि XCOF2 की ज्योमेट्री कैसी होगी, IEERE रेगुलर ज्योमेट्री होगा। कोई पूछे कि इस मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री कैसी होगी, इरेगुलर होगी, अर्थात ज्योमेट्री अलग है, शेप अलग है। अब शेप हम कैसे निकालते ये ध्यान दीजिए। इस कंपाउंड की टाइप्स बताइए पहले। टाइप इसका देखिए, सेंट्रल एटम जेनन है तो इसको मैंने A मान लिया। बॉन्ड पेयर इसमें कितना दिखाई दे रहा है, 3, तो बॉन्ड B फॉर बॉन्ड पेयर, इसको 3 मान लिए। लोन पेयर 2 दिखाई दे रहा है, L2 कर दिए, AB3L2। इस मॉलिक्यूल का टाइप हुआ AB3L2, तो AB3L2 का होता है शेप बताइए, इसलिए शेप क्या होगा, AB3L2 हो जाए तो उसका शेप होता है T शेप। चार्ट देख लीजिए, T शेप।
आप देखिए कंपाउंड चार्ट बनाए होंगे, उसमें लिखे होंगे AB3L2 टाइप होगा तो उसका शेप होगा टी। टी शेप कैसे बताए थे, यहाँ सेंट्रल एटम, यहाँ बी, यहाँ बी, यहाँ बी, और यहाँ बनाए हुए थे हम ऐसे लोन पेयर, यही बताए थे टी शेप। बॉन्ड पेयर 3 लोन, ए के जगह पर किसको रख देंगे, जेनन को, और बी के जगह पर 2 फ्लोरीन को रख देंगे, और इसमें हम रख देंगे एक बी के जगह पर ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ऐसे रख देंगे, लेकिन ध्यान दीजिए जेनन का संयोजी इलेक्ट्रॉन 8, यहाँ 1 2 3 2 5 2 7 हो रहा है, अर्थात यह डबल बॉन्ड का निर्माण करेगा। तो हमेशा याद रखिएगा जेनन से ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जोड़ देना है, ये डबल बॉन्ड बताएगा नहीं। अब देखिए ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड। जेई का क्वेश्चन क्या है, शेप टी से पहला ऑब्जेक्टिव, दूसरा ऑब्जेक्टिव हाइब्रिडाइजेशन, तीसरा ऑब्जेक्टिव किस पर, लोन पेयर, बॉन्ड पेयर, ठीक है। उसके बाद हमारा शेप टी शेप, और इसमें सिग्मा बॉन्ड कोई पूछे तो क्या जवाब दीजिएगा, सिग्मा बॉन्ड 1 2 3 3, और पाई बॉन्ड कितना आ रहा है बेटा, पाई बॉन्ड आ रहा है 1। तो यह जेई में कई बार पूछा जा चुका है कि सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड बताओ। केमिस्ट्री की जानकारी है तो फटाफट ऐसे ही ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन आपको ड्रॉ करके बनाना है, इसे नोट करें। 1 2 और सवाल बता रहे हैं। आइए एक जेनन के और कंपाउंड को देख लें, तीसरा बता देते हैं, XeO2F2। फटाफट जेनन का हाइब्रिडेशन बताओ। N = क्या होता है, V + M - C + A/2। जेनन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8, मोनोवैलेंट एटम दिखाई दे रहा है 2, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज नहीं है, निगेटिव चार्ज नहीं है, डिवाइडेड बाई 2 = 5। इसमें बॉन्ड पेयर और लोन पेयर का योग 5 है, या हाइब्रिड ऑर्बिटल 5 है, इसलिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, हाइब्रिडाइजेशन = sp3d। एक लड़का बोला sp3d वाला ही खाली बता रहे हैं, अभी कुछ चेंज कर रहे हैं बेटा, शेप असल चीज जो बता रहे हैं। अब बताइए ये sp3d हो गया तो इसकी ज्योमेट्री क्या होगा, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, लेकिन शेप वही होगा कि अलग होगा, इस पर चर्चा कर रहे हैं। यहां ध्यान दीजिएगा, लोन पेयर निकाल लेते हैं, N - M - D, N है 5, मोनोवैलेंट एटम 2, डाईवैलेंट एटम भी यहां दिखाई दे रहा है 2, लोन पेयर हमारा हो गया 1। अरे डाईवैलेंट एटम भी 2 है, मोनोवैलेंट डाईवैलेंट एटम माने सल्फर हो, ऑक्सीजन हो, ग्रुप 16 का तत्व, यहाँ 2 या मोनोवैलेंट 2, डाईवैलेंट के जगह पर 2, मोनोवैलेंट एटम के जगह पर 2, 5 में से 4 गया, 1 बच गया। यहाँ सिग्मा बॉन्ड निकाल लो, या इसी को तुम कहते हो बॉन्ड पेयर। बॉन्ड पेयर निकालने का सूत्र क्या होता है, N - L। N कितना दिया है, 5 में से 1 निकाल दोगे, बॉन्ड पेयर 4, बॉन्ड पेयर 4, लोन पेयर 1, 5 मैच कर जाना चाहिए, चूंकि यह बॉन्ड पेयर और लोन पेयर का योग शो कर रहा। अब देखो यह लोन पेयर 1 साबित कर दिया कि ज्योमेट्री नॉट = शेप, शेप और ज्योमेट्री अलग अलग होगा। ज्योमेट्री तो क्लियर है, इसका क्या होगा, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होगा, अर्थात कह सकते हैं इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, इरेगुलर ज्योमेट्री है। कोई पूछे कि क्यों लिख रहे हैं कि ज्योमेट्री नॉट = शेप, यह लोन पेयर का मान जो ही आ जाएगा उसका शेप बदलेगा। याद है कहां आ रहा है, सेंट्रल एटम पर। यह भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि XeO2F2 में जेनन के पास कितने लोन पेयर होते हैं, 1, याद रखिएगा। अब आइए हम इसका टाइप लिख रहे हैं। देखिए टाइप लिखना बहुत आसान है, कंफ्यूज नहीं होना है। देखना सेंट्रल एटम को हम ए मान लेना है, जेनन के जगह पर ए। बॉन्ड पेयर कितना दिखाई दे रहा है बेटा, यहां बताओ तो बॉन्ड पेयर 4, तो यहां B4 लिख देंगे। और यहां लोन पेयर कितना दिखाई दे रहा है, 1, तो यहां L लिख देंगे। कंपाउंड का टाइप होगा AB4L, इसलिए इसका शेप क्या हो जाएगा बताओ, VSPR थ्योरी क्या कहता है, C100 शेप होगा। C100 बनाते कैसे हैं, ऐसे बताए थे, A, यहाँ B, यहाँ B, यहाँ B, यहाँ B, ऐसे इस तरह को C100 कहते हैं। देखिए अपने चार्ट में ऐसे बनाए थे, A के जगह पर क्या माने हैं, जेनन रख दो, B के जगह पर अन्य परमाणु को रख देंगे, तो 2 फ्लोरीन है तो 1 फ्लोरीन को ऊपर बना दो, 1 फ्लोरीन को नीचे बना दो। उसके बाद 2 ऑक्सीजन है तो 1 ऑक्सीजन यहाँ, 1 ऑक्सीजन यहाँ। देखो जेनन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन संतुष्ट नहीं है, 1 2 3 4 और 2 6, अभी 2 और चाहिए। तो हमेशा ऑक्सीजन आए तो डबल बॉन्ड बना देना चाहिए। अब बताइए इसमें सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड, या सिग्मा बॉन्ड ये सिग्मा बॉन्ड। कोई पूछे कि इसमें सिग्मा बॉन्ड बताओ, गिन लेना है, 1 2 3 4। पाई बॉन्ड कोई पूछे, कई बार यह पूछा जा चुका है, पाई बॉन्ड 1 1 2, या जेई और नीट में कई बार
पूछे जा चुके हैं, याद रखिएगा। तो इसका शेप होगा सीसॉ, ज्योमेट्री होगा ट्राइगोनल, बाई पिरामिडल, हाइब्रिडाइजेशन इसमें जेनन का होगा sp3d। किसका हाइब्रिडाइजेशन? जेनन का होगा। इस तरह आप सवाल को बना सकते हैं। फटाफट नोट करो, एक और बता रहे हैं। तो 3 कंपाउंड और देख लेते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। देखो XeO3 दे दे, कहे कि इसमें जेनन का हाइब्रिडाइजेशन निकालो। तो सूत्र क्या होता है? N = V + M - C + A/2। देखो यहाँ जेनन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन ग्रुप 18 का तत्व है तो 8। ये बताओ इसमें मोनोवैलेंट एटम कुछ है क्या? कोई नहीं है। ये तो डाई वैलेंट एटम है, ढंक के देखो, नहीं है तो 0। इस पर निगेटिव चार्ज है क्या? कैटायन पॉजिटिव चार्ज है, नहीं है तो 0। एनायन माने निगेटिव चार्ज है क्या? 0 / 2 बराबर 4। हाइब्रिडाइजेशन बता दिया, हाइब्रिडाइजेशन बता दिया sp3। ज्योमेट्री भी फिक्स हो गया। इसका ज्योमेट्री क्या होगा? टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल। तो टेट्राहेड्रल लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब यह होगा तो ज्योमेट्री तो फिक्स है कि टेट्राहेड्रल होगा। अब हम बताएंगे कि इसकी ज्योमेट्री रेगुलर होगी कि इरेगुलर। यदि इरेगुलर होगा तो उसका हम लोग शेप निकाल लेंगे। छोटू यहाँ देखिएगा, हम लोन पेयर निकाल लेते हैं, n - M - d। n का मान यहाँ कितना दिखाई दे रहा है? बताओ 4। यह बता रहा है कि इसमें बॉन्ड पेयर लोन पेयर 4 ही आना चाहिए। 4 मोनोवैलेंट एटम इसमें है क्या? कुछ नहीं है, ढंक के देखो। तो 0 डाई वैलेंट एटम 3, लोन पेयर 1। यह 1 बता रहा है कि शेप बिल्कुल बदलेगा। अब सिग्मा बॉन्ड बता दो, या इसी को बॉन्ड पेयर कहते हैं। यह हमेशा सिंगल बॉन्ड को सूचित करेगा, बॉन्ड पेयर, जिसको हम BP कहते हैं। शॉर्ट फॉर्म में लिखो BP। N - L 4 - 1 = 3। 3 सिग्मा बॉन्ड बनेगा। अब पाई बॉन्ड का प्रश्न उठता है, बनाएंगे कैसे? लिख सकते हैं ज्योमेट्री नॉट = शेप, कभी नहीं होगा। कैसा ज्योमेट्री होगा? इरेगुलर ज्योमेट्री होगा, अर्थात शेप बदलेगा। टाइप्स इसका कैसे लिख रहे हैं? देखो, सेंट्रल एटम के जगह पर A, जेनन के जगह पर। अब देखो इसमें बॉन्ड पेयर कितना है? 3, तो यहाँ B3 लिख देंगे। 3 देखेंगे तो यहाँ B3। एक लोन पेयर है तो L, AB3 L टाइप। तो इसका शेप कन्फर्म है पिरामिडल होगा या बाई पिरामिडल होगा? पिरामिडल। पिरामिडल बनेगा कैसे आपको पता है? यहाँ बनाए थे A, यहाँ B, यहाँ B, यहाँ B, इसके ऊपर ऐसे लोन पेयर बनाए थे। A के जगह पर क्या है छोटू? जेनन है तो जेनन लिख दो। अब B के जगह पर केवल ऑक्सीजन है तो यहाँ आ जाएगा ऑक्सीजन, यहाँ जाएगा ऑक्सीजन, यहाँ जाएगा ऑक्सीजन। और देखो हमारा जेनन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8, 1 2 3 2 5, यहाँ डबल बॉन्ड कर दो, यहाँ डबल बॉन्ड कर दो, यहाँ डबल बॉन्ड कर दो। यह हमारा एक्चुअल इसका शेप हुआ। यह विस्फोटक होता है। अब कोई पूछे कि सिग्मा बॉन्ड बताओ, तो सिग्मा बॉन्ड तो इसमें कन्फर्म है 3। पाई बॉन्ड गिन लो, पाई बॉन्ड गिन लेते हैं छोटू। यहाँ देखो पाई बॉन्ड गिन रहे हैं, यह सिग्मा, यह पाई, यह सिग्मा, यह पाई, यह सिग्मा, यह पाई। तो पाई बॉन्ड भी इसमें 3, सिग्मा बॉन्ड भी 3। कई बार यह जेई में पूछा जा चुका। हमेशा जेनन के साथ ऑक्सीजन मल्टीपल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। क्लियर है? एक और देख लेते हैं, PCl5। ध्यान दीजिएगा, इसका शेप और ज्योमेट्री हम बिल्कुल इक्वल करेंगे। यहाँ देखिए PCl5 में फास्फोरस का हाइब्रिडाइजेशन निकाल रहे हैं। तो हम N = क्या सूत्र होता है? V + M - C + A/2। बता कितना होगा भैया? V फास्फोरस ग्रुप 15 का तत्व है तो इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन 5, मोनोवैलेंट एटम दिखाई दे रहा है 5, पॉजिटिव चार्ज 0, निगेटिव चार्ज 0 / 2 बराबर 5, 10/2 बराबर 5। इसलिए हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा छोटू? sp3d। हाइब्रिडाइजेशन तो आसानी से बता सकते हो, sp3d। लोन पेयर निकाल लो, n - M - d 5 है। हाइब्रिड ऑर्बिटल या सिग्मा बॉन्ड, सॉरी लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का योग 5 है। 5 मोनोवैलेंट एटम 5, डाई वैलेंट एटम 0 है। देखो ढक रहे हैं, मोनोवैलेंट एटम 5 है, डाई वैलेंट एटम इसमें कोई नहीं है, 0 = 0। यह 0 क्या बता रहा है? यह 0 बता रहा है कि इसका शेप और ज्योमेट्री इक्वल होगा बिल्कुल। और यहाँ हम सिग्मा बॉन्ड निकाल लेते हैं, या बॉन्ड पेयर, या इसी को सिग्मा बॉन्ड निकाल लेते हैं। सिग्मा बॉन्ड निकाल लेते हैं। सिग्मा बॉन्ड का सूत्र क्या होता है? N - L। N का मान है 5, L का मान है 0। सिग्मा बॉन्ड 5 बनना चाहिए। अब देखो ज्यों ही यह लोन पेयर 0 आ जाए, टाइप लिखने की जरूरत नहीं है, लिख सकते हैं ज्योमेट्री = शेप। ज्योमेट्री = शेप। इसका ज्योमेट्री कैसा होगा? रेगुलर होगा।
अर्थात शेप कैसा होगा, ज्योमेट्री के तरह होगा। तो ये बताइए कि इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3d है, तो इसका शेप और ज्योमेट्री कैसा होगा छोटू? आपको कंफर्म हो गया, ट्राइगोनल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होगा, ट्राइगोनल बाई। ज्यों ही लोन पेयर 0 आ जाए, ज्योमेट्री और शेप बराबर होगा, और शेप निकालने की अब जरूरत नहीं है, शेप वही होगा जो ज्योमेट्री होगा। तो हाइब्रिडाइजेशन sp3d है, तो शेप और ज्योमेट्री एक होगा, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ट्राइगोनल बाई पिरामिडल बनाते कैसे हैं आपको पता है, यहाँ p रख देंगे, यहाँ Cl, यहाँ Cl, यहाँ Cl, यहाँ Cl, यहाँ Cl, इसी को कहते हैं PCl5। यह 2 एक्सियल बॉन्ड है, लंबा होता है, 2 इक्टोरियल बॉन्ड, 3 इक्टोरियल बॉन्ड है इसमें। डेट इज आवर करेक्ट आंसर। इस तरह से आप सवाल को बना सकते हैं। ठीक है, हम कुछ और कंपाउंड बता रहे हैं, कुछ आयन में चलते हैं, उसको कैसे निकाल लेते हैं, पहले फटाफट से नोट करें। तो आइए हम लोग एक आयन का शेप देख लें, ICl4-। इसमें हम आयोडीन का हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि यह सेंट्रल एटम है। तो फॉर्मूला क्या होता है, N = क्या होता है, V + M - C + A/2। फॉर्मूला यही होता है। और देखिए V क्या है, इस सेंट्रल एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और यहाँ सेंट्रल एटम आयोडीन है, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या मानेंगे, आपको पता है ये आवर्त सारणी के ग्रुप 17 का तत्व है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होगा। ग्रुप 16 का तत्व होता तो 6 होता, ग्रुप 15 का तत्व होता तो 5 होता। तो आयोडीन आवर्त सारणी के ग्रुप 17 का तत्व है, तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा 7। इसी को कहते हैं हम लोग V। अब देखिए इसमें मोनोवैलेंट एटम दिखाई दे रहा है कि नहीं, तो बिल्कुल दिखाई दे रहा है। इसको छोड़ देंगे, जिसका हाइब्रिडाइजेशन निकाल देख रहे हैं कि इसमें 4 क्लोरीन जुड़ा हुआ, ग्रुप 17 या ग्रुप 1 के तत्व को हम लोग मोनोवैलेंट एटम कहेंगे, जिसकी वैलेंसी 1 है। तो यहाँ मोनोवैलेंट एटम दिखाई दे रहा है, 4 लिख दिए। अब बताओ छोटू, इस पर पॉजिटिव चार्ज एक भी है, नहीं है, तो -0 प्लस हम क्या करेंगे, निगेटिव चार्ज को जोड़ेंगे। ए मतलब होता है एनायन, एक निगेटिव चार्ज है तो एक को मैंने जोड़ दिया, डिवाइडेड बाई 2, 7 4 11, 1 12, 12/2 = 6। अर्थात 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल प्रसंकरण में भाग लेगा। अर्थात इसमें बॉन्ड पेयर और लोन पेयर दोनों का योग कितना होगा, 6 होगा। ठीक है, तब देखो हम हाइब्रिडाइजेशन लिख सकते हैं। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3d2 होगा। ऐसे भी पकड़ लेना है, 3 2 5 1 6 ऑर्बिटल जितने होंगे काउंट कर लेंगे, 2 और 3 5 1 6 के बराबर मैच करना चाहिए। हाइब्रिडाइजेशन तो कंफर्म हो गया कि sp3d2 होगा। और जब sp3d2 होगा तो ये कंफर्म है कि कोई पूछे कि इस स्पेसीज का ज्योमेट्री क्या होगा, तो ऑक्टाहेड्रल होगा। हाइब्रिडाइजेशन पता हो जाता है तो ज्योमेट्री कंफर्म हो जाता है। अब हम लोग लोन पेयर निकाल लेते हैं कि आयोडीन के ऊपर लोन पेयर होगा कि नहीं, सेंट्रल एटम। सूत्र होता है L = N - M - D। बताओ यहाँ N का वैल्यू कितना है, 6, मोनोवैलेंट एटम है 4, डाईवैलेंट एटम है 0, लोन पेयर हमारा आ गया 2। यह लोन पेयर 2 साबित कर दिया कि शेप और ज्योमेट्री कभी भी बराबर नहीं होंगे। अब हम लोग सिग्मा बॉन्ड भी निकाल ले सकते हैं। सिग्मा बॉन्ड या इसी को कहते हैं बॉन्ड पेयर। सूत्र क्या होता है, N - L। N का मान है 6, लोन पेयर है 2 = 4। बॉन्ड पेयर 4 और लोन पेयर 2, 4 2 6, देखो 6 आ रहा है। बॉन्ड पेयर लोन पेयर का जोड़ ही है जिसको हम लोग N कहते हैं, या यूं कहें हाइब्रिड ऑर्बिटल की संख्या, या बॉन्ड पेयर और लोन पेयर की संख्या। या लोन पेयर का मान आ रहा है कुछ भी, यह साबित कर रहा है कि ज्योमेट्री नॉट = शेप। तो शेप ज्योमेट्री के बराबर नहीं होगा। ज्योमेट्री क्या होगा, तो हाइब्रिडाइजेशन बता रहा है sp3d2 है, तो ज्योमेट्री होगा हमारा क्या, ऑक्टाहेड्रल। परंतु इसका शेप क्या होगा, ये VSEPR थ्योरी बताएगा। ज्योमेट्री नॉट = शेप क्यों लिखे हैं, क्योंकि लोन पेयर का मान कुछ आ गया है। अब बताओ, कोई पूछे कि इसका टाइप बताओ, टाइप लिखने का तरीका क्या बताए हैं। सेंट्रल एटम आयोडीन को के जगह पर हम A मान लिए, बॉन्ड पेयर कितना दिखाई 4, तो B4 लिख देंगे, और लोन पेयर है हमारा 2, तो L2 लिख देंगे। अब VSPR थ्योरी में जो हम चार्ट बताए हैं, यदि कोई भी कंपाउंड या स्पेसीज का बनावट AB4L2 टाइप होगा तो ये कन्फर्म करता है कि इसका शेप क्या होगा, स्क्वायर प्लेनर होगा। क्या होगा बेटा,
स्क्वायर प्लेनर होगा। स्क्वायर प्लेनर कैसे बनता है, यहाँ ए होता है, यहाँ बी होता है, यहाँ बी होता है, यहाँ बी होता है, यहाँ बी होता है, इस पर एक लोन पेयर बनाए थे, इस पे एक लोन पेयर बनाए थे, इसी को बनाए थे स्क्वायर प्लेनर छोटू। अब देखो स्क्वायर प्लेनर जैसे हम बनाए हैं वैसे बना दिए। अब बताइए ए के जगह पर किसको माने, आयोडीन को, तो यहाँ क्या रख देंगे, आयोडीन को। अब बताओ वी के जगह पर क्या है, अदर एटम का जगह पर क्लोरीन है, तो यहाँ हम क्लोरीन बना दिए। देखो कितना आसान होता है छोटू, क्लोरीन बना दिए, क्लोरीन बना दिए। निगेटिव चार्ज है तो इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट में निगेटिव चार्ज बना देंगे। कोई पूछ दे कि इसमें सिग्मा बॉन्ड बताओ, तो सिग्मा बॉन्ड तो कन्फर्म है, काउंट करने की भी जरूरत नहीं। सिग्मा बॉन्ड कितना है, 4 है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा। पाई बॉन्ड कोई पूछे इसमें है कि नहीं, पाई बॉन्ड 0 है, तो इससे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो इस तरह से आप आयन का भी शेप ज्ञात कर सकते हो। सवाल में दिया गया I5- का शेप निकालें, उसमें आयोडीन का हाइब्रिडाइजेशन निकालें, I3- में आयोडीन का हाइब्रिडाइजेशन शेप बताएं। तो इन सवालों को आप बनाइएगा। यदि बनाने में आपको दिक्कत होगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर करूंगा। वैसे इन तमाम चीज़ों को हम लोग हैलोजन फैमिली पढ़ेंगे, वहाँ इंटर हैलोजन कंपाउंड पढ़ाएंगे, वहाँ भी इसकी चर्चा करेंगे। जब हैलोजन हैलोजन ही मिलके यौगिकों का निर्माण करते हैं तो उसको हम लोग इंटर हैलोजन कंपाउंड कहते हैं। एक ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं, उसके बाद कुछ और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रहे हैं। तो इस तरह से आप शेप, ज्योमेट्री, हाइब्रिडाइजेशन आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए बिहार बोर्ड में ये क्वेश्चंस पूछा भी गया है, इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चंस क्या दे देगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहे हैं, कह देगा HCF4 का शेप होता है, शेप होता है, आपसे दे देगा। ऑप्शन नंबर ए दे देगा, स्क्वायर प्लेनर, कुछ भी दे सकता है छोटू। बी नंबर में दे सकता है बाई पिरामिडल, बाई पिरामिडल। सी नंबर में दे सकता है टी शेप। डी नंबर में दे सकता है सीसॉ। कुछ भी ऑप्शन दे दे, आपको करेक्ट आंसर पे टिक लगाना है। और खासकर जब आप 12 बोर्ड का एग्जाम दीजिएगा तो जेनन के ही कंपाउंड आपसे पूछे जाते हैं, क्योंकि बड़ा ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो इसके लिए अब आपको रटना नहीं है। कुछ लड़के हैं जो ऑब्जेक्टिव रटते हैं, इसको हल कर लेंगे। सॉल्व करने का तरीका क्या बताएं, पहले हम हाइब्रिड ऑर्बिटल की संख्या निकाल लेंगे, या सिग्मा बॉन्ड या बॉन्ड पेयर और लोन पेयर का योग निकाल लेंगे, जिसको n कहते हैं। n इजिकल टू सूत्र होता है v + m - c + a/2। अब देखो छोटू, यहाँ जेनन ग्रुप 18 का तत्व है, तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 8 होगा। इसमें मोनोवैलेंट एटम 4 दिखाई दे रहा है, पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज नहीं है तो छोड़ देंगे। 8 4 12 डिवाइडेड बाई 2 इजिक्वल टू 6। यह 6 बता दिया कि हमारा हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। हाइब्रिडाइजेशन भी चाहे तो बता सकते हैं, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3d2, 3 2 5 1 6। तो हाइब्रिडाइजेशन तो पूछ नहीं रहा है, शेप पूछ रहा है। लोन पेयर निकाल लेंगे, n - m - d, बताओ कितना है, n का मान 6, मोनोवैलेंट एटम 4, डाईवैलेंट एटम इसमें एक भी नहीं है। देखो तो डाईवैलेंट एटम है, नहीं है, तो यहाँ 0 इजिक्वल टू कितना होगा भाई, लोन पेयर आ गया 2, अर्थात इसका शेप बिल्कुल बदलेगा, इसके ज्योमेट्री के बराबर नहीं होगा। सिग्मा बॉन्ड निकाल लो, या इसी को बॉन्ड पेयर कहते हैं, या इसी को हम लोग सिग्मा बॉन्ड कहते हैं छोटू। सिग्मा बॉन्ड मैंने सिंगल बॉन्ड कितना बनेगा, सूत्र क्या होगा, n - l। n का मान है 6 और l का मान है 2 इजिक्वल टू 4। अब इसका टाइप बताओ, इस यौगिक का टाइप क्या हो जाएगा छोटू, टाइप बताओ। देखो सेंट्रल एटम जेनन है तो इसके जगह पर A मान लिए, बॉन्ड पेयर 4 है तो यहाँ B4 लिख दिए, लोन पेयर 2 है तो L2 लिख दिए। इस कंपाउंड की बनावट AB4L2 है तो VSEPR थ्योरी, VSEPR थ्योरी क्या कहता है कि इसका शेप कैसा होगा, बताओ शेप कैसा होगा, शेप होगा स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर बनाने की भी जरूरत नहीं, तो यह आपको याद होना चाहिए कि कंपाउंड की बनावट AB4L2 टाइप होगा तो शेप स्क्वायर प्लेनर होगा। कंपाउंड की बनावट AB3L टाइप होगा तो पिरामिडल होगा। तो ये जब 10 कॉलम हम कॉलम में बनाए थे, 10
चार्ट में हम कंप्लीट किए थे उस चीज़ को आप याद रखिएगा। नहीं याद रखिएगा तो सवाल को बनाने में आपको दिक्कत होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा स्क्वायर पर। और ऑब्जेक्टिव दे रहे हैं, इसे नोट करें। ये 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लीजिए, उसके बाद हम आपको दे रहे हैं। कह रहा है XCF6 में XC के पास लोन पेयर होता है। देखिए हम लोग को तो केमिस्ट्री पढ़ाते पढ़ाते अभ्यास है कि क्या होगा उत्तर, लेकिन आपको दे तो आपको बनाइएगा। देखिए इसको सॉल्व कर लेना है। कैसे सॉल्व करना है, लोन पेयर केवल पूछ रहा है तो पहले n इसका निकाल लें। n क्या होता है V प्लस m, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 8 प्लस मोनोवैलेंट एटम है 6, पॉजिटिव चार्ज नहीं है निगेटिव चार्ज नहीं है, 8 6 14 डिवाइडेड बाई मोनोवैलेंट एटम कितना 8 है वैलेंस इलेक्ट्रॉन और ये 6 है, 8 6 14 14 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 7 आ रहा है। तो हाइब्रिडाइजेशन तो आप आसानी से बता सकते हो, क्या होगा sp3d3। हाइब्रिडाइजेशन तो आपसे पूछ नहीं रहा है, लोन पेयर पूछ रहा है। लोन पेयर पूछ रहा है का सूत्र क्या होता है n माइनस m माइनस d। n कितना है 7, मोनोवैलेंट एटम कितना दिखाई दे रहा है 6, डाई वैलेंट एटम है 0 इज इक्वल टू 1। लोन पेयर जिनन के पास 1 होगा तो हम 1 पे टिक लगा देंगे। IBr2 माइनस में I का हाइब्रिडाइजेशन होता है, तो हाइब्रिडाइजेशन पूछ रहा है तो n निकाल लेंगे। क्या सूत्र होता है V प्लस m माइनस C प्लस a बाई 2। निकाल दो फटाफट। आयोडीन ग्रुप 17 का तत्व है, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 7, मोनोवैलेंट एटम दिखाई दे रहा है 2 ब्रोमीन है तो 2, पॉजिटिव चार्ज नहीं है निगेटिव चार्ज 1 है तो 1, 7 2 9 1 10 10 बाई 2 बराबर 5। इसलिए हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा छोटू, हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d। 3 1 4 1 5 ऐसे भी गिन लेना, हमारा sp3d उत्तर होगा। तो इस तरह से आप सवाल को बना सकते हो। कुछ ऑब्जेक्टिव दे रहे हैं जो बोर्ड में आए हुए हैं, उसे आप बनाइएगा, नोट करें। इन प्रश्नों का उत्तर आप हमें दीजिएगा। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, खूब ढंग से थ्योरी को पढ़ लीजिएगा। VSPR थ्योरी का एक चार्ट बना के आप जहां पढ़ते हैं वहां लगा दीजिएगा। बार बार देखना है ताकि याद हो जाए। छोटा सा चार्ट बना लीजिएगा, देखते रहना है, बार बार पॉकेट से निकाल के देखते रहना है। हर जगह ये काम करेगा केमिस्ट्री में। एक और बात नोट में आप याद कर जाइएगा जो लिख देते हैं। किसी भी मॉलिक्यूल में, किसी अणु में, याद है अणु में एटम की संख्या 2 हो तो उसका शेप लीनियर होगा। याद रखिएगा शेप क्या होगा, तो उसका शेप लीनियर होगा। उसका हाइब्रिडाइजेशन कुछ भी हो, उसका ज्योमेट्री कुछ भी हो, उसका शेप हमेशा लीनियर ही होगा। इसे याद रखिएगा। ये भी VSPR थ्योरी का ही मुख्य बात है कि किसी भी कोवैलेंट मॉलिक्यूल या स्पेसीज में यदि एटम की संख्या 2 हो तो उसका शेप लीनियर होगा। तो हमारा यह इनर्ट गैस जो है, नोबेल गैस कंप्लीट हुआ। हम लोग हाइब्रिडाइजेशन को भी डिटेल पढ़ लिए। हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में ग्रुप 17 हैलोजन को शुरू करेंगे। धन्यवाद।